हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन इसको रीड करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन को हिंदी में फसल उत्पादन कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम फसल को कैसे उगाया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इन द बिगिनिंग कल्टिवेटेड क्रॉप प्लांट्स वर cereals such as wheat, barley, rice and corn. Their seeds are rich in carbohydrates and they therefore form the staple diet almost everywhere in the world. Cereals also contains proteins, vitamins, minerals and fiber. शुरुआत में हम अनाज जैसे गेहूँ, जौ, चावल और मक्का इनकी खेती करते थे। इनके बीजों में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर पाए जाते थे। सम कॉमन क्रॉप प्लांट्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ क्रॉप्स नीचे दी गई है। क्रियल्स मतलब अनाज। इनके रूप में हम वीट, राइस, बार्ली, कॉर्न, रेगी इनकी खेती करते हैं। पल्सेस दालें, इसमें आते हैं ग्राम, पीज, बीन्स। रूट क्रॉप्स स्वीट पोटैटो। टबर क्रॉप्स पोटैटो, टैपियोका। ऑयल सीड्स जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है वे है मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर। शुगर क्रॉप्स जिनसे हमें चीनी प्राप्त होती है, शुगर कैन, बीट रूट। प्लांटेशन क्रॉप्स वृक्षारोपण फसलें, कॉपर, कॉफ़ी, टी, रबर, कोकोनट। फाइबर क्रॉप्स जूट, कॉटन। द प्रोडक्शन obtained from these crops are called product or produce. A particular crop plant may grow well in a particular season. For example, rice grow well in summer and wheat grow well in winter. Based on the seasons, the crops are divided into two types: summer crops called kharif and winter crops called rabi. Rice is a kharif crop while wheat is a rabi crop. इन फसलों से जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है उसको उपज कहा जाता है। एक फसल को हम एक विशिष्ट मौसम में ही उगा सकते हैं, जैसे कि चावल को हम गर्मी में उगाते हैं और गेहूं को सर्दी में। फसल के मौसम के आधार पर फसल के दो प्रकार होते हैं। समर क्रॉप्स को खरीफ कहा जाता है, विंटर क्रॉप्स को रबी। इसलिए राइस खरीफ क्रॉप है और वीट रबी क्रॉप है। क्रॉप्स आर plants which grow in large quantities for food. Cereals were the first cultivated crops, but now about 100 different kinds of plants are grown for food. Cereals are tall grasses which are cultivated for their nutritious seeds called grains. They provide the staple food for people in nearly every part of the world. Grains are rich in starch and also contains protein, vitamin, mineral and fiber. Wheat is the most important cereal in the world, followed by rice and maize. जिन पौधों को हम बड़ी संख्या में भोजन के लिए उगाते हैं उन्हें फसल कहा जाता है। सबसे पहले हम अनाज उगाते थे, लेकिन अब सैकड़ों प्रकार के अलग अलग पौधों को भोजन के लिए उगाया जाता है। जो अनाज है वे लंबी घास होती है जिनको उनके पौष्टिक बीजों के लिए उगाया जाता है। ये दुनिया के लगभग हर व्यक्ति का एक मुख्य आहार होते हैं। इनमें स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर्स पाया जाता है। वीट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अनाज है। इसके बाद चावल और मक्का आते हैं। अब हम रीड करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। कृषि पद्धतियाँ। द साइंस दैट डील्स विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर। कृषि क्या है? कृषि वो विज्ञान है जिसमें भोजन, कपड़े और दूसरे उपयोगी वस्तु के लिए पौधों को उगाया जाता है और जानवरों को पाला जाता है। इन इंडिया मोर देन 75% ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ड्यू टू साइंटिफिक मेथड्स। द फूड प्रोडक्शन इन रिसेंट ईयर्स हैज़ इंक्रीज्ड ट्रीमेंडसली बाय अडोप्टिंग टेक्निक्स सच एज। भारत में 75% से ज़्यादा लोग कृषि में शामिल है। वैज्ञानिक विधियों के कारण कृषि में
ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कुछ तकनीकें शामिल हैं, जैसे कि यूज ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड मशीनरी सच एज ट्रैक्टर्स, थ्रेसर्स, हार्वेस्टर etc, गुड क्वालिटी मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, रिलायबल वेदर फोरकास्ट, अच्छी किस्म के बीजों का उपयोग, आधुनिक कृषि उपकरण और मशीन जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर का उपयोग, अच्छी गुणवत्ता वाली खाद, उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग, और मौसम के बारे में पहले से ही अनुमान होना, इन सभी से कृषि में बढ़ोतरी हुई है। इन आवर कंट्री द एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चरल हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन इनिशिएटेड इन द 1960s। हमारे देश में कृषि में बढ़ोतरी हरित क्रांति के द्वारा लाई गई, जिसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई। फॉलोइंग आर द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर कॉमन टू ऑल क्रॉप्स। अब हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को पढ़ेंगे जो सभी फसलों में समान होती हैं। सबसे पहले है टिलिंग। टिलिंग मतलब खेत को जोतना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर is to turn the soil and loosen it. This allow the roots to penetrate freely and deeper. The loose soil allow the roots to breathe easily even when they are deep, and they in turn secure the plant more firmly. The loose soil also aids the growth of worms and microbes present in the soil, who are friends of the farmer since they aid in further turning and losing the soil. The preparation of soil for growing sowing of crop involves the following 3 steps. सबसे पहला कार्य कृषि में क्या होता है, मिट्टी को पलटना और उसे ढीला करना। इससे जो जड़ें हैं वे गहराई तक स्वतंत्र रूप से प्रवेश करती है और उनको सांस लेने में भी आसानी होती है, चाहे वे गहराई में भी हो, और इसके बदले में जो पौधा है वो मजबूत होता है। ढीली मिट्टी से केंचुए और सूक्ष्म जीवों को विकास करने में भी मदद मिलती है, जो किसानों के मित्र होते हैं। ये भी मिट्टी को पलटने और ढीला करने में मदद करते हैं। एक फसल की बुआई के लिए मिट्टी को तैयार करने के लिए 3 स्टेप्स दिए गए हैं। फर्स्ट है प्लोविंग। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग and turning of the soil is called plowing or tilling. This is done using a plow. Plow are made of wood or iron. These are bullock draw or tractor driven. मिट्टी को ढीला और पलटने की प्रक्रिया को ही प्लोइंग या टिलिंग कहा जाता है। यह हल की सहायता से किया जाता है। हल लकड़ी या लोहे का बना होता है। इसको ट्रैक्टर या बैल की सहायता से चलाया जाता है। सेकंड स्टेप है लेवलिंग। After plowing, the big chunks of soil are broken and the soil is pressed down lightly with a leveler. This process is called leveling. It packs in loose soil and prevents soil erosion. It also helps to distribute water evenly over the field. If the soil is not leveled with water can accumulated in little pits, a level like a plow can be driven by animals or a tractor. प्लोइंग के बाद मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को तोड़ा जाता है और उसे हल्का सा लेवलर से दबाया जाता है। इसी प्रक्रिया को समतलीकरण कहते हैं। इससे ढीली मिट्टी दब जाती है और मिट्टी कटाव भी रुकता है और खेत में पानी समान रूप से वितरित होता है। अगर हम मिट्टी को लेवल न करें तो छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाएगा। हल की तरह ही लेवलर को भी जानवरों या ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है। थर्ड स्टेप है मैन्योरिंग। द यूज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इज कॉल्ड मैन्योरिंग। दे supply the various requirements of nutrients to the plant. Unless we replenish these nutrients periodically, the soil would become barren and infertile. उर्वरकों और खाद का उपयोग ही मैन्योरिंग कहलाता है। ये पौधों की पोषक तत्वों की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अगर हम इनको समय समय पर इनकी आपूर्ति न करें तो मिट्टी
बंजर हो जाएगी और अनउपजाऊ हो जाएगी। अब है, हमने टिलिंग के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ सीड्स। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सेकंड नंबर पे आता है सिलेक्शन ऑफ सीड्स, बीजों का चयन। टू obtain a good crop, farmer have to procure the right kinds of seeds. Seeds used for growing crops are not ordinary seeds. For example, wheat is not grown by sowing the wheat we use to make chapatis. The wheat seeds for cultivation are especially grown. Great care is taken to obtain healthy seeds of a desired variety. It is also ensured that the seeds are free from the seeds of weeds. अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए किसान को सही प्रकार के बीज प्राप्त करने होते हैं। जो फसल के लिए बीज होते हैं वे साधारण बीज नहीं होते। जैसे कि हम जिस गेहूं से हम रोटी बनाते हैं, हम उस गेहूं को उगाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हमें गेहूं को उगाने के लिए बीज अलग से उगाने पड़ते हैं। इसके लिए बहुत देखभाल करनी पड़ती है अच्छे बीज प्राप्त करने के लिए, और हमें यह भी देखना पड़ता है कि ये जो बीज है इसमें खरपतवार न हो। थर्ड है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सोविंग, बुआई। Sowing is the process of introducing seeds into the soil. Good quality seeds are very expensive, hence farmers have to ensure that most seeds that are sown germinate. Seeds have to be sown at a proper depth. They need water, air and warmth to germinate. Tilling circulates air into the soil. Farmers sow seeds at a time when the weather is warm enough for the seeds to germinate. बीजों को मिट्टी में डालना ही सोविंग कहलाता है। अच्छी किस्म के बीज बहुत महंगे होते हैं, इसलिए किसान को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जितने भी बीज बोए गए वे सभी अंकुरित हो। इनको उचित गहराई पर बोना चाहिए। इन्हें जमने के लिए पानी, हवा और गर्मी की आवश्यकता होती है। टिलिंग से हवा मिट्टी में पहुंचती है। किसान को बीज एक ऐसे समय पर बोना चाहिए जब बीजों के अंकुरण के लिए मौसम पर्याप्त गर्म हो। Once the seeds are sown, they need a certain amount of water. Very little or excess of water damages the seeds. Excess of rain can cause water lodging the fields. Water lodging removes air from the soil, depriving the seeds of air. If a field remains waterlogged for about 2 to 3 days, most seeds decompose and do not germinate. एक बार अगर बीज बो दिए गए तो उन्हें उचित पानी की आवश्यकता होती है। ज़्यादा और कम पानी से बीज खराब हो जाते हैं। ज़्यादा वर्षा होने से खेत में जल भराव हो जाता है। जल भराव से मिट्टी से हवा समाप्त हो जाती है और जिससे बीजों की भी हवा समाप्त हो जाती है। अगर एक खेत में 2 से 3 दिन तक जल भरा रहता है तो ज़्यादातर बीज सड़ जाएंगे और वे नहीं जमेंगे। Seeds can be sown in different ways. At times, seeds are sown in the field by simply spreading them manually. Crops like bajra, mustard, spinach, and ladyfinger are sown in this manner. Seeds can also be hand dropped into grooves made by a plow. The sowing of wheat seeds is done using a seed drill. हम बीज को कई तरीके से बो सकते हैं। एक समय पर हम बीज को हाथ से बिखेर कर बोते थे। फसलें बाजरा, सरसों, पालक, लेडी फिंगर ऐसी फसलों को हम हाथ से बिखेर कर बोते थे। कुछ फसलों को हम हल की सहायता से भी बोते थे। द सोविंग ऑफ व्हीट और गेहूं के बीजों को बोने के लिए हम सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं। Most small farmers in India use a simple seed drill attached to the plow. The seed drill is made by connecting a few narrow pipes to a
funnel at the top. The seed placed in the funnel dropped into the furrows made by a plow. The seeds are then covered with the help of a leveler. भारत में छोटे किसान प्लो की तरह की ही सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं बीज बोने के लिए। इसमें क्यारियों में बीज को डाला जाता है, फिर उसको लेवलर से ढक दिया जाता है। अब 4th नंबर पर है इरिगेशन। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, fruits and seeds of plants. Water is absorbed by the plant roots. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. Plant contains nearly 90% water. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition. Nutrients dissolved in water get transported to each part of the plant. Water also protects the crop from both frost and hot air currents. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. सभी जीवों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पौधे को भी पौधों के बीज, फलों और फूलों के विकास के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पौधों की जड़ों द्वारा पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसके साथ मिनरल्स और फर्टिलाइज़र को भी एब्जॉर्ब किया जाता है। पानी इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना पानी के बीज का अंकुरण नहीं होगा। जो न्यूट्रिएंट्स पानी में घुलकर पौधे में पहुंचते हैं, वे पौधे के हर भाग में पहुंच जाते हैं। पानी पौधों की पाले और गर्म हवाओं से भी सुरक्षा करता है। एक खेत में मिट्टी को नमी युक्त बनाए रखने के लिए उसमें लगातार पानी दिया जाना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन varies from crop to crop, soil to soil and season to season. In summer, the frequency of watering is high. Why is it so? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? इसलिए जो पानी की आपूर्ति है फसल में अलग अलग समयांतराल पर, उसी को सिंचाई कहा जाता है। जिस सिंचाई के समय और आवृत्ति है वो फसल, मिट्टी और मौसम के अनुसार अलग अलग होती है। गर्मियों में पानी देने की आवृत्ति उच्च होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी और पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण गर्मी में ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के तरीके। ये methods of irrigation depends on the nature of the soil, availability of water and the type of the crop. Thus some important methods of irrigation are as follows. ये मिट्टी की प्रकृति, पानी की उपलब्धता और फसल के प्रकार पर निर्भर करते हैं। तो फर्स्ट है फ्लड इरिगेशन। दिस मेथड ऑफ इरिगेशन इज यूज्ड फॉर फ्लैट एंड लेवल्ड लैंड एंड वेयर plenty of water is available. In this method, water from an irrigation pump or canal is allowed in the field from a high level. This is the most suitable for drilled or broadcast drops. इस मेथड में प्लेन और सपाट भूमि पर इसका यूज़ किया जाता है जहाँ पर पानी की भरपूर मात्रा हो। इसमें पंप या कैनल से खेत में पानी को चलाया जाता है। सेकंड है बेसिन इरिगेशन। फॉर द क्रॉप्स रिक्वायरिंग वेल इरिगेशन कंडीशंस बट वाटर अवेलेबल फॉर इरिगेशन इज लेस, द फील्ड इज मेड इनटू बेसिक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसिन इरिगेशन। जब पानी फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता हो लेकिन पानी कम उपलब्ध हो, तब हम उसे बेसिन की तरह के स्ट्रक्चर में बनाते हैं। फरो इरिगेशन। इट इज़ यूज्ड फॉर रो क्रॉप्स वेयर क्रॉप्स इज रेज्ड ऑन द रिजेस एंड वाटर कन्फाइंड टू द फरो। नालीदार सिंचाई। इसमें खड़ी हुई फसलों इसमें पंक्तिबद्ध फसलों
के लिए यूज किया जाता है इस इरिगेशन का, जिसमें फसलें मेड़ों पर खड़ी होती है और पानी नालीदार खेत में सीमित रहता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन, व्हेन फ्लड और फरो इरिगेशन इज नॉट पॉसिबल, द वाटर is sprayed on the standing crops in the form of artificial rain and the method is called sprinkler irrigation। जब फ्लड और फरो इरिगेशन संभव ना हो तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें आर्टिफिशियल रेन के रूप में हम पानी को फसलों पर छिड़कते हैं। अब है ड्रिप इरिगेशन। In this method, small amount of water are allowed to trickle slowly into the soil through mechanical devices. The soil is wetted without runoff। इस मेथड में पानी की थोड़ी सी मात्रा को धीरे धीरे मिट्टी में रिसने दिया जाता है, जिससे बिना बहाव के मिट्टी गीली हो जाती है। लिफ्ट इरिगेशन, वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड वेल कैन बी लिफ्टेड बाय डिफरेंट मीन्स सच एज मैनुअली बाय स्विंगिंग बास्केट मेथड, बाय यूजिंग एनिमल पावर थ्रू वाटर मील मेथड, बाय यूजिंग विंड मिल्स एंड मैकेनिकल पावर जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल इंजन्स। इरिगेशन इज कॉमनली डन। लिफ्ट इरिगेशन में हम भूमिगत कुओं से पानी को ऊपर उठाते हैं कई अलग अलग तरीक़ों से, या तो हम हाथ से कर सकते हैं, उसे कहा जाता है स्विंगिंग बास्केट मेथड, एंड जानवरों के द्वारा वाटर मील मेथड से, विंड मिल्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल इंजन से मैकेनिकल पावर जनरेट करके हम इरिगेशन कर सकते हैं। अब है इरिगेशन एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप, फसल के प्रकार। ऑल प्लांट्स नीड वाटर टू लिव। द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल, द पैडी क्रॉप नीड्स plenty of water, whereas the wheat crop needs less water. Paddy is grown in fields that remain submerged in water. The consumption of water in a paddy crop is so high that some regions which were growing rice on a large scale are now facing water scarcity. Farmers in such regions are forced to grow crops that require less water. पानी की मात्रा अलग अलग पौधों में अलग अलग होती है, जैसे कि धान की फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जबकि गेहूं की फसल को कम पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए धान की फसल को हम ऐसे खेत में उगाते हैं जो पानी से भरे रहते हैं। धान की फसल में ज़्यादा पानी की खपत से ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा चावल उगाया जा रहा है वहाँ पर पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे क्षेत्र के किसान अब कम पानी की आवश्यकता वाली फसल को उगाने के लिए मजबूर हैं। इरिगेशन एंड वेदर कंडीशन, सिंचाई और मौसम की स्थिति। व्हेन द वेदर इज ड्राई एंड विंडी द सोइल लॉसेस वाटर quickly due to evaporation. In such conditions, the field has to be watered more frequently. If the weather is humid, the fields need watering less frequently. अगर मौसम शुष्क है और हवादार है तो मिट्टी से पानी जल्दी समाप्त हो जाता है वाष्पीकरण के कारण, तब हमें ज़्यादा पानी देना पड़ता है। अगर मौसम नमीदार है तो पानी कम देने की आवश्यकता पड़ती है। इरिगेशन एंड टाइप्स ऑफ सोयल, मिट्टी के प्रकार। द अमाउंट ऑफ वाटर required to irrigate a field also depends on the type of soil. Sandy soil holds less water. It also loses water quickly through evaporation. Therefore, a crop grow in sandy soil needs more water. The water holding capacity of sandy soil can be increased by mixing manure such as decomposed cattle dung and plant material. Soil containing humus and clay holds more water. It remains moist for a longer time. Therefore, a crop grow on clayey soil consumes less water. पानी की एक खेत की सिंचाई करने के लिए पानी की मात्रा मिट्टी के प्रकार पर भी निर्भर करती है। जो रेतीली मिट्टी होती है वो कम पानी सोखती है, इसलिए उससे पानी का वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है। इसलिए रेतीली मिट्टी में ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता होती है और उसकी जल अवरोधन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम उसमें
खाद जैसे कि गोबर या फिर पौधों के पदार्थ मिलाते हैं। और ह्यूमस युक्त और चिकनी मिट्टी में ज़्यादा पानी सोखती है और वह लंबे समय तक नमी युक्त रहती है, इसलिए उसे चिकनी मिट्टी में हमें कम पानी देने की आवश्यकता होती है। अब है कंजर्विंग वाटर, जल संरक्षण। विद इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन द वाटर रिक्वायरमेंट टू irrigate crops has increased manifold. Conserving water to cultivate crop has become essential. A depleting water table and a rise in a salinity due to overuse of chemical fertilizer and pesticides have made matter serious. फसल को उगाने के लिए जल संरक्षण आवश्यक है। घटता जल ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों के उपयोग से घटता जल स्तर और धान की फसल में खारेपन ने मैटर को और भी सीरियस बना दिया है। इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज़ लो एंड ग्राउंड वाटर इज स्कार्स, लोकल पीपल हैव यूज्ड simple techniques to replenish the water table. In many regions of India, the tank system is the backbone of agriculture. Tanks are constructed either by bounding or by excavating the ground for collecting rainwater. As Rajasthan receives scanty rainfall, people have constructed large dams and tanks to collect rainwater. At the end of the monsoons, water from these sources used to cultivate crops. Similar systems have been developed in other parts of the country. These are the Jal Talais in UP, Haveli system in MP, Ahar in Bihar and Surangam in केरल। कुछ क्षेत्रों में कम वर्षा होती है और भूमिगत जल भी कम है, तो ऐसे क्षेत्र के लोग कुछ तकनीकों का यूज़ करते हैं जल स्तर को बढ़ाने के लिए। भारत के कई क्षेत्रों में टैंक सिस्टम कृषि की रीढ़ है। टैंक्स मतलब जलाशय, इनको हम बाड़ लगाकर या फिर भूमि को खोद कर वर्षा के जल को इकट्ठा करके बनाते हैं। एज राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, तो यहाँ के लोग बड़े बड़े बांध और जलाशयों का निर्माण करते हैं। फिर मानसून के अंत में इन्हीं जल स्रोतों से कृषि की फसल की खेती की जाती है। ऐसे ही सिस्टम देश के दूसरे भागों में भी डेवलप किए गए हैं, जैसे कि जल तलाई इन यूपी, हवेली सिस्टम इन एमपी, आहार इन बिहार, सुरंगम इन केरल। Check dams are built to collect rainwater by preventing the water from flowing away. The water in a check dam percolates deep into the ground and increase water levels in the wells in the regions. Farmers in the desert region of Rajasthan have benefit by constructed check dams. चेक डैम्स को वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है। जो पानी है वो ज़मीन में गहराई तक रिस जाता है और जिन क्षेत्रों में उन्हें बनाया गया है उन क्षेत्र के कुओं का जलस्तर बढ़ जाता है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के किसानों को चेक डैम से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अब है सोयल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता। सोयल हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, इट सपोर्ट्स ऑल काइंड ऑफ लैंड प्लांट्स। द topsoil contains most of the plant nutrient. Plant depends on these nutrients for their growth and survival. In nature, the fertility of soil is continuously being renewed. Soil organisms such as bacteria and fungi continuously degrade the remains of plants and animals and turn them into simpler substances. Most of these substances are plant nutrients. These substances mix with the soil and make it fertile. प्रकृति में मिट्टी की उर्वरता लगातार नवीनीकृत होती रहती है। मिट्टी के जीव जैसे कि जीवाणु और कवक ये लगातार पौधों और जानवरों के अवशेषों को अपघटित करते रहते हैं और उन्हें
साधारण पदार्थों में बदल देते हैं। इनमें से ज़्यादातर पौधों के पोषक तत्व होते हैं जो कि मिट्टी के साथ मिलकर उसे उपजाऊ बना देते हैं। वहन ए पीस ऑफ लैंड इज यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स। द प्लांट न्यूट्रिएंट्स गेट यूज्ड अप मोर रैपिडली देन दे आर बीइंग रिन्यूड इन द फील्ड। जब भूमि के एक टुकड़े पर फसल उगाई जाती है तो जो पोषक तत्व है जितनी तेज़ी से वे यूज़ किए जाते हैं वे उतनी तेज़ी से नवीनीकृत नहीं हो पाते। आफ्टर ईच क्रॉप द फील्ड हैज़ लेसर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेफ्ट इन इट। फार्मर्स हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स टू मेंटेन सोयल फर्टिलिटी। और मिट्टी से फिर फसल उगाने के बाद मिट्टी में बहुत कम पोषक तत्व बचते हैं, इसलिए किसानों को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए इसकी फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए। वो क्या है? एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करके। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोयल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी growth of plants are called manures and fertilizers. Soil supplies minerals, nutrients to the crop. These nutrients are essential for the growth of plants in certain areas. Farmer grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. जो मिट्टी है वो फसल को पोषक तत्व प्रदान करती है और ये पोषक तत्व पौधों की विकास के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे एक क्षेत्र में अगर किसान फसल के बाद फसल एक ही खेत में उगाया जा रहा है और उसे खाली नहीं छोड़ता है तो सोचो उस खेत के पोषक तत्वों का क्या होगा। कंटिन्यूअसली ग्रोविंग of crop make the soil poorer in certain nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring result in weak plants. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal waste. Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. The decomposed matter is used as organic manure. लगातार फसल उगाने से पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, इसलिए किसान को खेत में खाद को मिलाना चाहिए उसको पोषक तत्व से भरपूर करने के लिए। ये मैन्योर क्या है? मैन्योर एक जैविक पदार्थ है जिसको पौधों या जानवरों के अवशेषों के अपघटन से तैयार किया जाता है। किसान पौधों और जानवरों के अपशिष्ट को खुली जगह में गड्ढे में डाल देते हैं, फिर उसको अपघटित होने देते हैं। यह कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? Fertilizers are produced in factories. Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. The use of fertilizer has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize, but excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. Fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers by organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. फर्टिलाइजर्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये मैन्योर से कैसे अलग हैं? इनको हम फैक्ट्री में तैयार करते हैं। इनके कुछ एग्जांपल है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटास। फर्टिलाइज़र के यूज से फसल अच्छी प्राप्त होती है जैसे गेहूँ, धान की फसल, मक्का। लेकिन इनके ज़्यादा यूज से मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है और इनसे वाटर पोल्यूशन भी होता है। इसलिए खेत की
उर्वरता को बनाए रखने के लिए हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए फर्टिलाइजर्स के स्थान पर, और हर 2 फसलों के बीच में खेत को खाली छोड़ना चाहिए। द यूज ऑफ मैन्योर improve soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with all the nutrients. Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. This can be done by growing different crops alternately. Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wait in the next season. This helped in the replenishment of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. मैन्योर के यूज से मिट्टी की बनावट में सुधार होता है और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है और वह पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इस मिट्टी के पोषक तत्वों से भरपूर करने का दूसरा तरीका है फसल चक्र। मतलब हम अलग अलग फसलों को बारी बारी से उगा सकते हैं। उत्तरी भारत के किसान पहले एक मौसम में तो लेग्यूम्स उगाते थे चारे के रूप में और दूसरे मौसम में गेहूँ। इससे मिट्टी नाइट्रोजन से भरपूर रहती थी। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर के बारे में और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।